हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम जनवरी 2021 की क्रोनोलॉजी में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह के आते हैं, कैसे आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण प्रावधानों को संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह की घोषणा की है। साथियों, ये प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जनवरी माह की है। इसमें पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण प्रावधानों को संरक्षण देने हेतु उसको संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह की घोषणा की है। आगे क्वेश्चन दिखता नहीं है, तो इसका आंसर है साथियों फ्रांस। फ्रांस इसका आंसर है। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है एमेनुएल मैक्रो। एमेनुएल मैक्रो ने क्या किया कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को देश में संविधान में सम्मिलित किए जाने को लेकर जनमत संग्रह कराने की घोषणा की। ये संशोधन 14 दिसंबर 2020 को किया गया है साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रावधान है ये पेरिस समझौते के तहत होगा। पेरिस समझौते के तहत होगा। और आपको बताना चाहता हूँ इसका आंसर है फ्रांस। ये फ्रांस। देखो, हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के अंदर शीर्ष स्थान पर कौन सा राष्ट्र है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका आंसर है साथियों नॉर्वे। ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे मानव विकास रिपोर्ट के अंदर लगभग हमेशा अव्वल ही रहता है। ये रिपोर्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट जारी हुई है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को ये रिपोर्ट जारी हुई है। 15 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें कुल 189 देशों ने भाग लिया था। 189 देशों ने भाग लिया था। इस 189 देश में शीर्ष स्थान पर हमारा एक राष्ट्र रहा है, उसका नाम है नॉर्वे। और अगर इसमें हम भारत की बात करी जाए, देखी जाए तो भारत का स्थान इसमें रहा है 131वां भारत का स्थान रहा है। और 15 दिसंबर को हुई थी। इसमें कुल सम्मिलित देश 189 थे। उसमें से पहला स्थान नॉर्वे ने प्राप्त किया, भारत का 131वां था। और अगर आपको निम्नतम 189वां स्थान पूछे तो वो है नाइजर देश। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट ये जारी करता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इसमें भारत का स्थान 131वां रहा है और नॉर्वे फर्स्ट स्थान पर रहा है। आगे के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया है? देखो, ये प्रतिबंध किस कारण लगा है, किस कारण नहीं लगा है, किस देश के ऊपर लगा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया है? ये प्रतिबंध है जो अमेरिका ने लगाया है साथियों, ये प्रतिबंध तुर्की के ऊपर लगाया है। इसका आंसर रहेगा तुर्की। देखो, तुर्की इसका आंसर कैसे है? क्योंकि तुर्की ने क्या किया, रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी। इस रक्षा प्रणाली खरीदने के कारण चीन से, तुर्की से अमेरिका नाराज हो। इसने रूस से खरीदी S-400 रक्षा प्रणाली। मिसाइल का नाम है रूस की। इस मिसाइल की अगर आपको मैं एक खासियत बताऊं तो ये रूस में विकसित हुई थी S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली। ये विश्व की अत्यधिक घातक हथियार माना जाता है S-400 मिसाइल। ये जमीन से हवा में मार कर सकती है। ये एक डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल है। और यहाँ तक कि ये परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। ऐसी इसकी एक खूबी है। और अगर इसके बारे में और बताया जाए तो इसके 3 प्रमुख अंग हैं। उसका नाम है मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांडर सेंटर। यह एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकती है। ये ऐसी मिसाइल है। इस मिसाइल को तुर्की ने रूस से खरीद लिया। इस खरीदारी के कारण अमेरिका तुर्की से नाराज हो गया है और तुर्की के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। अगर आपको पूछे कि ये प्रतिबंध किस कारण लगाए हैं, तो ये प्रतिबंध रक्षा प्रणाली से नाराज होने के कारण अमेरिका ने तुर्की पर लगा दिया। अमेरिका द्वारा तुर्की पर लगाए गए प्रतिबंध में मुख्य रूप से तुर्की की रक्षा खरीद एजेंसी प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस को निशाना बनाया है। तुर्की की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस, ये जो रक्षा एजेंसी है उसका नाम है प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस, इसको निशाना बनाया है। इसका आंसर है तुर्की। और तुर्की से नाराज क्यों है मैंने आपको बता दिया है। हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा कि अमेरिका की स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया है? साथियों, अमेरिका की स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया? ये अमेरिका की एक फोर्स है जिसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में है गार्जियन, ऑप्शन बी में है माइक, ऑप्शन सी में है पेस हिटलर और ऑप्शन डी में है एंजल। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर है वो है गार्जियन। ये गार्जियन है जो अमेरिका की स्पेस फोर्स का नया नाम है। इस गार्जियन का इसका नाम कैसे पड़ा? ये नाम जो दिया है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जिसका नाम है माइक पेस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम है माइक पेस। इस नाम की घोषणा माइक पेस ने कब की थी कि 18 दिसंबर को की थी।
18 दिसंबर को इसकी घोषणा की थी और ये स्पेस फोर्स संगठन अंतरिक्ष में अमेरिका और सहयोगी देशों के हितों की रक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। इसका कार्य ये है और ये उपकरणों पर भी काम करती है। स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी में मिलिट्री स्पेस प्रोफेशनल का विकास, मिलिट्री स्पेस सिस्टम तैयार करना भी शामिल होता है। इसे बनाने के निर्देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2019 में भी दिया था और इसके बाद में ये करता करता चला आया। उसके बाद में अभी हाल ही में 18 दिसंबर को इसकी घोषणा हो गई है। इस स्पेस फोर्स का नाम गार्जियंस रखा गया है। इस स्पेस फोर्स के सदस्य एस्ट्रोनॉट नहीं होते हैं बल्कि धरती पर रहकर ही नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये नाम मतलब इस नाम का रीजन क्या है, ये गार्जियंस है जो ये क्या है, तो स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गार्जियंस, ये उसका जवान था पहले, ये कोई अमेरिका का एक सैनिक था, उस सैनिक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन की हम ऊपर बात करेंगे साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर है गार्जियंस और हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2020 को जारी हुई फोर्ब्स सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला का नाम क्या है। इसका क्वेश्चन आगे ऐसे लिखा नहीं है साथियों। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है फोर्ब्स द्वारा, उस सूची में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, अपन को उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर है जैसे मार्कल एंजेलो, कमला हैरिस, क्रिस्टिन लेगार्ड, किरण मजूमदार। मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केल एंजेलो हैं जो जर्मनी की काउंसिल है, कमला हैरिस है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, ये कमला हैरिस हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन और कमला हैरिस को अभी हाल ही में एक बड़ी पुरस्कार से नवाजा गया है, जिस पुरस्कार का नाम है पर्सन ऑफ द ईयर 2020। इस पुरस्कार से नवाजा गया है कमला हैरिस को। अगर मैं आपको क्रिस्टिन लेगार्ड के बारे में बताऊं तो ये यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं, इसने इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और मैं किरण मजूमदार के बारे में बताना चाहूंगा। किरण मजूमदार ये भारत की महिला है जो बाइकॉन की संस्थापक है। बाइकॉन एक संस्था का नाम है, उसकी संस्थापक है किरण मजूमदार। और इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताना चाहूँ तो इसका आंसर है मार्कल एंजेलो जो जर्मनी की चांसलर है। इसने लगातार इस सूची में 10वीं बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो लगातार कितनी बार, 10वीं बार इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सूची में लगातार कितनी बार, 10वीं बार इसने ये किया है स्थान प्राप्त। अगर इसमें भारत की बात कही जाए तो भारत की अन्य प्रमुख ख्याति प्राप्त महिलाओं की सूची में भारत की 5 स्थान पाने वाली प्रमुख महिलाएं हैं। जैसे एक है यूरोपियन केंद्रीय बैंक की क्रिस्टिन लेगार्ड, दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये मूल रूप से भारतीय है। और तीसरे स्थान पर है कमला हैरिस और चौथे स्थान पर है वॉन डेर लेयन, ये चौथे स्थान पर है। और 5वां स्थान आपको बताना चाहूंगा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है। ठीक है, ये सूची जारी करती है अमेरिका पत्रिका एक फोर्ब्स है, उसके द्वारा ये सूची जारी की जाती है। इसमें सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, जिसमें जर्मन की चांसलर मार्केल एंजेलो ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये 10वीं बार किया है, कंटिन्यू 10वीं बार से ये उस स्थान पर रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूरे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से है, इससे जो आगे वाला वीडियो बनेगा वो राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका नाम है चांद से नमूना लेकर धरती पर लौटा चांग ई 5 यान किस राष्ट्र का है। देखो साथियों, चांग ई 5 यान देखो दिखने में कैसा लगता है, जैसे इसका आंसर तो बहुत नजदीक आ रहा है। देखो भारत, अमेरिका, रूस, जापान। साथियों गलती रह गई, उन्होंने ऑप्शन एक ई देना था जिसका नाम रखना था चीन। तो इसका रियल में आंसर यहाँ पे सामने नहीं रखा है, देखो इसलिए को नहीं रखा है, ये इसका आंसर है चीन। चीन इसका आंसर है। ये चीन के चंद्रयान चांग ई 5 चंद्रमा की सतह से चट्टानों व मलबों के नमूनों को सफलतापूर्वक एकत्रित कर धरती पर वापस लौटाया है। ये एक चांग ई 5 यान चीन का है, ये चांद से नमूना लेकर वापस धरती पर लौटा है। देखो चीन चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया इसके साथ। कैसे, इससे पहले क्या था, तो इससे पहले उपलब्धि लेकर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का 1969 में अपोलो मिशन के द्वारा चंद्रमा पर झंडा लगाने के बाद जो दूसरी सफलता हासिल की है वो चीन ने की। ठीक है, ये कब प्रक्षेपित किया गया था इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये 23 नवंबर 2020 को यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था और ये 3 दिसंबर 2020 को ध्वज लगाकर वापस जमीन पर लौटाया है। तो इसका नाम है चांग ई 5 यान। ये किस राष्ट्र का है, ये चीन राष्ट्र का है। ये कब लौटा है, ये लौटा है 23 नवंबर 2020 को गया था और वापस लौटा है 3 दिसंबर 2020 को। और ये चीन का है, ये चांद से नमूना लेकर धरती पर लौटा है। इसके बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। आगे वाला एक क्वेश्चन बता है, इस क्वेश्चन में है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र की संसद को भंग कर दिया गया। देखो साथियों, भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करी जाए तो भारत के पड़ोसी देश तो स्थलीय और जलीय दोनों देखें तो 9 देश हैं। भारत के पड़ोसी राष्ट्र 9 हैं। 9 में से एक ये सभी नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, ये चारों ही भारत के देश से पड़ोसी देश चारों। नेपाल की बात करी जाए तो इसका आंसर रहेगा, देखो साथियों इसका आंसर है नेपाल। ये नेपाल इसका आंसर है। नेपाल में हुआ क्या कि नेपाल की राजनीतिक में चल रही उठक के बीच नेपाल की राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली है। इसने क्या हुआ 20 दिसंबर 2020 को नेपाल की संसद को संविधान के अनुच्छेद 76 और 85 के तहत भंग कर दिया गया। देखो भारत में भी संविधान भंग होती है, आपको बताना चाहता हूँ भारत के अंदर भी 85 के अंदर संविधान भंग होती है। और
नेपाल में भी क्या होता है, नेपाल में अनुच्छेद 74 से 85 तक जो अनुच्छेद हैं, इससे भी क्या होता है, संसद भंग होने के नियम व कायदे रखे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन में एक नोटिस जारी हुआ, भंडारी देवी ने 30 अप्रैल 2021 को पहले चरण और 10 मई 2021 को दूसरे चरण की मध्य अवधि चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। देखो, घोषणा भी हो गई है, राष्ट्र में संसद भंग हो गई है नेपाल की। नेपाल भारत का पड़ोसी राष्ट्र है जिसकी संसद भंग कर दी है। संसद भंग करने वाले का नाम है विद्या देवी भंडारी, जो नेपाल का राष्ट्रपति है। और नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में अगर बताया जाए तो प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। ठीक है, ये अब देखो मामला क्या है, कैसे हुआ, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि सत्तारूढ़ दल नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है अभी, उसके अंदर क्या हुआ, आंतरिक कलह हुआ। ठीक है, आंतरिक कलह ये देखो, राष्ट्र में जो भी पार्टियां होती है उसके अंदर होती है, तो पार्टी के दो धड़ों के बीच महीनों से टकराव जारी है। एक धड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं ओली और दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड। इन दोनों के बीच में आपसी कड़ाई हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली पर भी संवैधानिक परिषद एक्ट के अधिनियम को वापस लेने का दबाव था। इस अधिनियम को सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को लेकर आई थी। इससे लेकर भी कुछ मनमुटाव हो गए। तो प्रचंड और ओली के बीच में जो मनमुटाव हुआ, इसका कारण है नेपाल की संसद का गिरना। देखो, संवैधानिक विशेषज्ञ क्या बताते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि संविधान विशेषज्ञों ने संसद को भंग करने के कदम को असंवैधानिक करार दिया है। विशेषज्ञ ने कहा है कि नेपाल के जो संविधान का प्रावधान के अनुसार जब तक सरकार बनाए जाने की संभावना है, तब तक संसद को भंग करने के कोई प्रावधान नहीं। ये एक उनके संविधान के अंदर लिखा हुआ है, अगर संसद बन जाती है तो उसके बाद उसको भंग करने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन अनुच्छेद 74 से 85 के अंदर लिखा गया है कि नेपाल की संसद है उसको भंग किया जा सकता है। तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नियम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव है, चुनाव की डेट भी ऐलान कर दी है, 30 अप्रैल से 10 मई तक चुनाव, दूसरे चरण के मध्य अवधि चुनाव कराए जा सकते हैं। तो साथियों, अपन के पास अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। आगे हम और राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर चर्चा करेंगे। इन 6-7 जो भी क्वेश्चन हैं, आप एक बार इनके ऊपर ध्यान लगाइए और रटिए। देखो, एनटीपीसी और डी ग्रुप के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, उसमें आपको बताना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करंट जीके का मायना रहेगा। जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है उसके अंदर क्या होता है साथियों, एनटीपीसी एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाना चाहूँगा। जो भी ये प्रश्न है, देखो साथियों, इसमें क्या होता है, आपके एनटीपीसी में कम से कम सू में 835+ प्रश्न सिर्फ मात्र किसके, आपके करंट जीके के ऊपर पूछे जा रहे हैं। करंट जीके का बहुत बड़ा मायना है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आगे मैं भी एक और वीडियो बनाऊंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।